बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल पर। मेरा नाम है वसीम चौहान और मैं हूं आपका विज्ञान का टीचर। मैं बेटा आपको क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा हूं। साइंस में हम बायोलॉजी स्टार्ट की थी और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। अब तक हम पोषण और श्वसन नाम के टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए भाग 4 लेकर आया हूँ। इस भाग में हम परिवहन या वहन नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो बेटा अपने आप को तैयार करना है, रजिस्टर पेन साथ में आपको लेकर बैठना है, चीज़ों को फोकस के साथ नोट करते जाना है। आइए शुरू करते हैं भाग 4। देखो अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि पोषण में के जो ग्लूकोज होता है, जो पाचन के बाद मतलब बनता है, तो ग्लूकोज जो है वो प्रत्येक कोशिका तक जाता है। तो मतलब ग्लूकोज का वहन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और हमने ये भी देखा कि श्वसन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो प्रत्येक कोशिका तक जाती है जिससे कि श्वसन हो जाए। तो गैस का भी क्या हो रहा है, आवागमन हो रहा है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन होता है ना बेटा। तो उसी को बोलते हैं वहन या परिवहन और इंग्लिश में कहते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन। अब इस टॉपिक के अंदर हमें किन किन चीज़ों का आवागमन या किन किन चीज़ों का वहन पढ़ना है, वो यही है कि आवागमन होता कैसे है, मतलब है ना। तो बेटा जो परिवहन है या वहन हमारे शरीर में होता है उसके लिए हमारे पास एक पूरा परिवहन तंत्र है। तो आपको फर्स्ट टॉपिक जो इसमें कवर करना है उसको बोलते हैं परिवहन तंत्र। अब परिवहन तंत्र में क्या क्या आती हैं, देखो परिवहन तंत्र में बेटा एक तो आएगा हमारा रक्त, है ना। रक्त होता है और रक्त के बाद जो है बेटा कुछ हमारे रक्त जिन पाइपों से बहता है ना, तो उनको पढ़ना है हमें। तो कुछ हमारे शरीर में पाइप होता है जिनमें से रक्त हमारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। अब ये रक्त जो है, बात समझो कि रक्त जो है बेटा, रक्त के दो भाग होते हैं मुख्य रूप से। पहला भाग जो होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। और दूसरा जो भाग होता है उसको कोशिकाएं कहते हैं। यानी रक्त जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक का नाम होता है प्लाज्मा, एक जो उसका तरल पदार्थ होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा होता है उसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो प्लाज्मा होता है बेटा, ये 55% के आसपास होता है। रक्त का जो कुल भाग है उसका 55% हमारा प्लाज्मा होता है और जो बाकी बचा 45% बेटा वो हमारी क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। अब ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में बात समझो आपकी, प्लाज्मा का जो एक तरह से संगठन है, तो प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% है ना बेटा, 90 से 92% हमारा जल होता है और बाकी जो बेटा 8% हुआ वो बाकी अन्य चीजें आती हैं, जैसे कि कुछ लवण आ जाएंगे, कुछ प्रोटीन आ जाएंगे, है ना। कुछ लवण वगैरह आ जाएंगे और कुछ क्या आएंगे बेटा, इसमें हमारा प्रोटीन वगैरह आ जाते हैं। तो ये तो हमारा मैंने बताया संगठन किसका, प्लाज्मा का। अब मैं कोशिकाओं की बात कर रहा हूँ तो कोशिकाएं जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी होती हैं और फिर डब्ल्यूबीसी होती हैं बेटा, और तीसरी जो होती हैं उनको बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, ये प्लेटलेट्स इनका नाम होता है। अब आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, या इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं उसको लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। और ये डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और हिंदी में इनको बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। और बेटा प्लेटलेट्स को हम प्लेटलेट्स ही कहते हैं। देखो बात समझो कि इनका रंग इनका लाल होता है ना। और शरीर में जितने रक्त के अंदर जितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सी होती है, हमारी आरबीसी होती हैं। और दूसरे नंबर पर कौन से मिलते हैं, डब्ल्यूबीसी मिलते हैं। हम हर एक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनका काम क्या है। ठीक है बेटा, तो आप मैं इसको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जब हम पढ़ रहे थे ऊतक, है ना, टिश्यू नामक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर रक्त के बारे में आया होगा। इसलिए बस मैं आपको इसको तेजी के साथ रिवाइज करा रहा हूँ। आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी बेटा जो ऑक्सीजन गैस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसका परिवहन होता है ना। तो उसको हमारे शरीर में इन गैसेस का जो आवागमन है वो आरबीसी के द्वारा होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती हैं उनके आवागमन को लेकर है ना। जैसे मैंने कल भी बताया था कि रक्त ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक ले जाता है हमारे शरीर की। तो जो रक्त का कौन सा हिस्सा उसको ले जा रहा है उसका नाम है आरबीसी, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। और अगर मैं बात करूँ डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। कुछ हानिकारक जो जीवाणु हैं अगर वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो ये उनको खा जाती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं, एंगल्फ करती हैं, और एक तरह से हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती है ना बेटा। और तीसरी की बात कर रहा हूँ प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स वास्तव में क्या करती हैं कि जो हमारा खून का थक्का जमता है, जब हमें चोट लग जाती है ना, तो शरीर से रक्त बाहर आना शुरू हो जाता है। तो वहां पे आपने देखा होगा ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, जिसको हिंदी में रक्त का थक्का, वो खून वहां पर जम जाता है। तो रक्त का थक्का जमाने में सबसे ज्यादा जो मेन रोल अदा करती है उसका नाम क्या है बेटा, प्लेटलेट्स होती हैं।
तो ये हमने थोड़ा सा रक्त के बारे में पढ़ा है। अब जो ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं, मतलब पाइप है जहाँ से रक्त हमारा प्रवाहित होता है, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पाइप को हम रक्त नलिकाएं भी कह सकते हैं, है ना बेटा। ये मैंने पाइप लिख दिया है यहाँ पर, तो पाइप को अगर मैं शुद्ध हिंदी की बात करूंगा तो मैं क्या कहूँगा, रक्त नलिकाएं होती हैं, इनमें से रक्त हमारा प्रवाहित होता है। तो ये जो बेटा तीन होती हैं, एक का नाम शिरा होता है, शिरा होता है, और दूसरी जो है बेटा उसको धमनी कहते हैं हम, धमनी, और तीसरी जो होती हैं, तीसरी जो होती है उनको केशिकाएं कहते हैं, केशिकाएं या केशिका। तो केशिकाएं ये हो गया बेटा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये तीनों ऐसे पाइप है जहां से रक्त हमारा प्रवाहित होगा। नाम ध्यान रखो, शिरा, धमनी और केशिकाएं। शिरा की इंग्लिश बेटा, शिरा को इंग्लिश में हम वेन कहते हैं, वेन, और धमनी को इंग्लिश में हम आर्टरी कहते हैं, आर्टरी। और बेटा अगर मैं केशिकाएं जो होती हैं इनको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज, तो इनको कैपिलरीज कहा जाता है। अब इनका मैं हर एक का आपको काम बता रहा हूँ कि मतलब इसमें जो रक्त प्रवाहित होता है वो कैसे कैसे या कौन कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। ये जो शिरा होती हैं हमारी, ये रक्त को बेटा हृदय की तरफ लाएंगी, हृदय की ओर लाएंगी। अभी हमने हृदय के बारे में पढ़ा नहीं है, बस मैं आपको समझाना चाह रहा था, अभी इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि शिरा ऐसे ही हमारी रक्त नलिकाएं होंगी जो रक्त को हृदय की तरफ ला रही है, हृदय की ओर ला रही है। धमनी हमारी बेटा ऐसी नलिकाएं होंगी जो रक्त को जो है हृदय से दूर ले जाएंगी। और ये जो केशिकाएं हैं ये रक्त को कोशिकाओं के बीच में विभाजित करती हैं या बांटने का काम करती हैं। तो अब तक हमने पढ़ा है परिवहन तंत्र के कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ा है। परिवहन तंत्र में मैंने आपको अभी तो दो चीज बताई हैं, एक का नाम था रक्त और बेटा दूसरा क्या होता है, पाइप होता है, और तीसरी चीज इसमें बेटा हमारा हृदय होता है। आप इसको चीजों को नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। बेटा तीसरी चीज जो परिवहन तंत्र में आती है उसको क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हार्ट कहा जाता है। हृदय एक हमारा अंग होता है और उसको पंपिंग ऑर्गन कहते हैं या पंपिंग अंग है। मतलब समझो कि रक्त हमारे शरीर में एक तरह से संचरण करता है, घूमता रहता है। तो रक्त के पास कोई इंजन नहीं होता है कि इंजन की मदद से वो घूम रहा है। तो रक्त को क्या चाहिए, कहीं से ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा उसको कहाँ से मिलती है, एक तरह से हृदय से मिलती है, हृदय उसको पंप करता है ना बेटा। तो अब हृदय का बहुत बड़ा रोल है इसका मतलब। बेटा अब हमें हृदय के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। बात समझो, जो हृदय हमारा होता है, हृदय जो होता है इसमें कुछ चैम्बर होते हैं, कुछ कोष्ठक होते हैं, है ना। तो हृदय में हमारे चार कोष्ठक होंगे, चार कोष्ठक होंगे। उन कोष्ठक के आपको नाम ध्यान रखना है। चार कोष्ठक को बेटा हमने ऐसे बांटा है कि बांटा है मतलब दो और दो। जो दो होंगे ऊपर वाले उनको बेटा हमने नाम देते हैं आलिंद, उनको बोलते हैं आलिंद, आलिंद। और जो दो नीचे वाले होते हैं बेटा उनको बोला जाता है निलय। तो जो मैं बता रहा था हृदय में चार कोष्ठक हैं, ऊपर वाले दो जो होंगे उनको आलिंद नाम दिया जाएगा, और जो नीचे वाले दो होंगे उसको बेटा नाम दिया जाता है हमारा क्या, निलय। अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं छोटा सा, तो मैं आपको समझाने के लिए इस तरह का इसका डायग्राम बना रहा हूँ। हालांकि इस तरह का डायग्राम होता नहीं है हार्ट का। तो मैं इस तरीके से इसको बांट दिया, देखो ये वाले। तो ये जो दो ऊपर वाले हैं इनका नाम आलिंद है, और जो दो नीचे वाले हैं इनका नाम क्या है, निलय है ना बेटा। अब ये जो आलिंद है इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑरिकल, ऑरिकल। और जो निलय है इसको बेटा बेटा बोलते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। तो आप इंग्लिश भी ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिख देता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। अब ये वाला जो होगा, ये वाला बेटा, ये जो है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट ऑरिकल, और इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल, है ना। और ये जो है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको बोलते हैं हम राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाले दोनों का काम क्या होता है, ये जो ऑरिकल है इसको क्या कहा जाता है, आलिंद कहा जाता है। तो ये रक्त को स्वीकार करते हैं, रक्त को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जो ब्लड इनमें आएगा हार्ट में या हृदय में, जो रक्त हमारा प्रवेश करेगा वो आलिंद के द्वारा करता है। तो आलिंद के बारे में जो आपको बात ध्यान रखनी है बेटा वो ये है कि आलिंद में क्या होता है, आलिंद के द्वारा रक्त जो है वो हृदय में क्या करता है बेटा, प्रवेश करता है। और अगर मैं निलय की बात करूंगा, ये वाला निलय हो या ये वाला निलय हो, लेफ्ट वाला हो या राइट वाला हो, दायां हो या बायां हो, तो इसका काम क्या होता है, रक्त को बेटा, रक्त को ये पंप करते हैं, मतलब रक्त यहाँ से दूर जाता है ना, रक्त को ये बाहर भेजने का काम करते हैं। तो रक्त को ये बेटा क्या करते हैं, भेजने का काम करते हैं, बाहर भेजने का काम करते हैं, बाहर भेजने का काम करते हैं। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि पूरा हमारा परिवहन तंत्र जो है किस तरीके से काम करता है। तो बेटा हेडिंग लिखिए आप, परिवहन तंत्र की कार्यविधि। बेटा हम पढ़ते हैं परिवहन तंत्र की कार्यविधि, और परिवहन तंत्र की कार्यविधि को मैं समझाऊंगा आपको एक डायग्राम की हेल्प से। तो बेटा ये डायग्राम है मेरा, और यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, हृदय। आप ये मत कहना कि हृदय का आकार ऐसा नहीं होता है, आकृति ऐसी नहीं होती है।
बस ये समझाने के लिए मैंने आपको एक मतलब वर्ग के रूप में बना लिया है। तो बेटा ये मैंने बताया था कि हृदय में हमारे 4 कोष्ठक होते हैं। ये जो ऊपर वाले हैं उसका नाम होता है आलिंद, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं हम। तो ये मैं बोल रहा था आपसे कि ये लेफ्ट ऑरिकल है। ऑरिकल का मतलब मैं बता चुका आपसे क्या होता है, आलिंद होता है। और ये क्या होता है, राइट ऑरिकल होता है। इसी तरीके से ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का मतलब निलय होता है। और बेटा ये हमारा राइट क्या है, वेंट्रिकल है। तो इस तरीके से हमने अपने हृदय को कोष्ठक के रूप में बना लिया है। ऊपर जो है यहाँ पर एक अंग और होगा, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, फेफड़े कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर फेफड़े हैं, ठीक है। फेफड़ों को भी मैंने एक बॉक्स के रूप में बेटा बना लिया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और अब कहानी बेटा ये है कि मैंने बताया था कि फेफड़ों में हमारा ऑक्सीजन होती है, मतलब वायु आएगी, वायु से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, और फेफड़ों से हमारा रक्त भी प्रवाहित होता है। तो वो जो ऑक्सीजन थी जो वायु से निकाली गई थी, उसको मिला दिया जाता है रक्त में। यानी कि अब रक्त जो है वो कैसा है, ऑक्सीकृत रक्त है, ऑक्सीकृत। तो ये ऑक्सीकृत रक्त बेटा यहाँ से आता है, इस तरीके से आता है, ये आया। और मैंने बताया था कि ये पाइप है, पाइप को क्या बोलते हैं, रक्त नलिकाएं। एक रक्त नलिका फेफड़ों से बाहर निकलेगी और रक्त को लेकर आएगी, और रक्त इसमें कैसा होगा बेटा, रक्त इसमें कैसा होगा, वो ऑक्सीकृत होगा। इंग्लिश में बोलते हैं उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना बेटा। तो मैं फिर यहाँ लिख रहा हूँ कि ये यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत रक्त है। और ऑक्सीकृत का मतलब बेटा इंग्लिश में होता है ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन है। और ये बात समझो कि ये जो पाइप आएगा या रक्त नलिका आएगी, वो हृदय में जाएगी, और हृदय का जो चैम्बर, जो कोष्ठक उसको स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, या हृदय में वो जहां से प्रवेश कर रही है, उस कोष्ठक का नाम क्या होता है बेटा, बाया आलिंद। जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसको बिल्कुल आपको याद करते चलना है, साथ में नोट करते चलना है। तो ये मतलब रक्त यहाँ पर जब फेफड़ों से आता है तो बाएं आलिंद में क्या करता है, वो प्रवेश करता है। और मैं बता रहा था कि ये जो पाइप है, इसका नाम पूछेगा आपसे। ये पाइप क्या कर रहा है, देखो रक्त को हृदय की तरफ ला रहा है, हृदय की ओर ला रहा है। ऐसा पाइप या ऐसी रक्त नलिका जो हृदय की ओर लाती है रक्त को बेटा, उसको हम शिरा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं हम, शिरा। तो ये जो पाइप है ये हमारा शिरा है। और बात समझो, ये शिरा हमारा फेफड़ों से जुड़ी है। तो जो फेफड़ों से जुड़ी है उस शिरा का अपना नाम होता है, उसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस का मतलब एक तरह से फेफड़े होते हैं। तो अगर कोई पूरा सेंटेंस यहाँ से आएगा तो बेटा वो क्या आएगा कि फुफ्फुस शिरा जो है, फुफ्फुस शिरा के द्वारा रक्त, और कैसा रक्त था बेटा, वो ऑक्सीकृत रक्त था। वो फेफड़ों से कहाँ पर आता है, हृदय में आता है। और हृदय के जिस कोष्ठक में वो प्रवेश करता है उसका नाम क्या होता है, लेफ्ट ओरिकल, मतलब हिंदी में बोलेंगे उसको बाया आलिंद। अब जब यहाँ पर रक्त आ गया है तो बेटा यहाँ से लेफ्ट ओरिकल से वो कहाँ पर जाएगा, वो बाएं वेंट्रिकल में जाएगा या बाएं निलय में प्रवेश करता है। और यहाँ पर बेटा एक वॉल्व लगा होता है। वॉल्व का काम ये होता है कि रक्त यहाँ से वापस ना जाए, बैक फ्लो को रोकता है, रक्त की जो मतलब उसकी वापसी वाली दिशा है उसमें जाने से रोकता है। तो यहाँ पर एक वॉल्व होता है। आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है कि बाएं आलिंद से जब रक्त आएगा वो हमारे कहाँ पर आता है, बाएं निलय में आता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। अब जब ये यहाँ से आ जाएगा तो बेटा ये जो निलय होता है, बायां निलय होता है, इसी का काम होता है कि रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। ये रक्त को क्या करेगा, पूरे शरीर में पंप करेगा। मतलब यहाँ से ये रक्त जो है बेटा फिर यहाँ से वो बाहर निकलने वाला है ना। अब बाहर निकलेगा तो यहाँ से भी क्या जाएंगी, एक रक्त नलिका होगी। अब बेटा बात समझो ध्यान से कि इस नलिका का काम क्या है कि रक्त को हृदय से दूर ले जा रही है। मैंने बताया था वो रक्त नलिका जो जो रक्त को हृदय से दूर ले जाएगी बेटा, उसको हम धमनी कहते हैं। उसका नाम क्या होता है, धमनी। और ये धमनियों में सबसे बड़ी धमनी होती है, तो इसको कहा जाता है महाधमनी। इसका नाम क्या होता है, महाधमनी। और महाधमनी को बेटा इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑर्टा। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इसका नाम धमनी है, और धमनियों में सबसे बड़ी धमनी को क्या बोलते हैं, महाधमनी। तो यानी कि महाधमनी के द्वारा रक्त जो है हृदय, रक्त जो है या रक्त को हृदय पूरे शरीर में क्या करता है, प्रवाहित करता है। तो बेटा धमनी का मैंने बताया, धमनी वो चीज होती है या वो रक्त नलिका होती है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। अब यहाँ से रक्त आया, अब बात समझो कि ये भी जो रक्त है अभी भी कैसा रक्त है, ये ऑक्सीकृत है। यानी कि अभी भी इसमें क्या क्या है बेटा, ऑक्सीजन है ना। अब ये जो आगे जाएगी, फिर ये धमनी आगे जाएगी, और यहाँ जो शरीर के अन्य अंग हैं, शरीर के अन्य अंग में जो अन्य कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, वहां पर ये रक्त हमारा विभाजित होगा। तो यहाँ पर ये रक्त आकर बेटा क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है।
विभाजित होगा और प्रत्येक जो शरीर की कोशिका है वहां तक पहुंच जाता है। अब कोशिकाएं क्या करने वाली हैं, उस ऑक्सीजन को लेने वाली हैं जो रक्त लेकर आया है, और श्वसन की प्रक्रिया होगी, और श्वसन की प्रक्रिया के बाद यहाँ से गैस बनेगी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड अब उस रक्त में मिला दी जाएगी, यानी जो रक्त वहां पर आया था ऑक्सीजन वाला, अब वो कैसा हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला हो गया है। यानी बेटा यहाँ से वो सब कुछ काम होगा, ये जो यहाँ रक्त को कोशिका तक ले जाने का काम कर रही हैं या कोशिकाओं में विभाजित जो कर रही हैं, वो हमारी रक्त केशिकाएं हैं, उसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। और जब ये सारा काम हो जाता है तो रक्त बेटा फिर यहाँ से इकट्ठा हो जाता है एक पाइप में। और अब खुद सोचो कि इस पाइप में जो रक्त है वो कैसा होगा। इस पाइप में जो रक्त होगा बेटा वो कैसा है, अनाक्सीकृत रक्त है। ये कैसा है रक्त हमारा, अनऑक्सीकृत। अनाक्सीकृत का मतलब बेटा ये होगा कि इसमें अब ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि क्या आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई है। तो ये है हमारा अनाक्सीकृत रक्त। और बेटा अब बात समझो कि ये अनाक्सीकृत रक्त अब इसको प्योर होने के लिए या ऑक्सीजनेटेड होने के लिए इसको कहाँ जाना है, फेफड़ों में जाना है। क्योंकि फेफड़े ही वो चीज होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और बदले में क्या डाल देंगे, इसमें ऑक्सीजन गैस को डाल देंगे। लेकिन अब क्या है कि मैंने बताया था कि रक्त में कुछ इंजन नहीं होता है कि इंजन उसको वहां तक ले जाएगा। इसको एक ऐसे अंग से दोबारा पास होना पड़ेगा जो इसको वहां पर पंप कर दे। मतलब ये दोबारा कहां पर जाएगा, हृदय में जाएगा। तो बेटा ये पाइप इसको कहां ले जाएगा, हृदय में। और मैंने बताया था कि हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं। दो कोष्ठक का काम क्या होता है, रक्त को मतलब स्वीकार करना होता है, या रक्त वहां से प्रवेश करता है हृदय में, और उसका नाम बताया था मैंने, आलिंद। यानी बेटा ये जो पाइप है इसको कहां पे लेके जाएगा, आलिंद में लेके जाएगा। लेकिन इस बार वो कौन से आलिंद में जाएगा, वो दाएं आलिंद में जाने वाला है, यानी कि राइट ओरिकल में जाएगा। क्योंकि इन दोनों का काम क्या है बेटा, रक्त को स्वीकार करना होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर गया है। अब बात समझो कि ये जो पाइप है ना, एक तरह का पाइप ही क्या कर रहा है, अनाक्सीकृत रक्त को कहाँ ले जा रहा है, हृदय की ओर ले जा रहा है। मैंने बताया था कि वो रक्त नलिका जो रक्त को हृदय की ओर लाएगी उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शिरा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, शिरा। और ये सारी शिरा आपस में मिल जाती हैं और उनसे एक बहुत बड़ी शिरा बनती है, उसको बोलते हैं महाशिरा। महाशिरा होती है बेटा ये। और महाशिरा को इंग्लिश में बोलते हैं वीना कावा। तो ये जो चीज है बेटा ये शिरा है, लेकिन शिरा कैसी है बेटा, वो महाशिरा। जिस तरीके से मैंने बताया था, एक बहुत बड़ी धमनी होती है जो रक्त को हृदय से दूर ले जा रही है। देखो ये स्टार्टिंग में दूर लाई थी, इसका नाम था महाधमनी, महाधमनी। और ये जो है एक सारी शिराएं आपस में मिलकर एक बड़ी शिरा का निर्माण करा है, और इसका नाम क्या है बेटा, महाशिरा। इसमें कैसा रक्त होता है, अनाक्सीकृत रक्त होता है। अब जब रक्त हमारा हृदय में पहुंच गया है, अब वो ये जो आलिंद में गया था, दाएं आलिंद में गया था, दाएं आलिंद से बेटा वो रक्त हमारा कहाँ पर आएगा, वो आएगा हमारे दाएं वेंट्रिकल में। क्योंकि पंप करने का काम जो है, पंप करने का काम किसका होता है, निलय का होता है। तो बेटा यहाँ पर आया, और यहाँ भी क्या लगा होता है, एक वॉल्व लगा होता है जिससे कि रक्त हमारा वापस ना जाए। ठीक है, अब यहाँ से जब वो दाएं निलय में आ गया है तो दायां निलय उसको पंप करेगा कहाँ पर, दोबारा से वो जाएगा फेफड़ों में। तो बेटा यहाँ से वो रक्त हमारा क्या निकलता है, बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर उसको फेफड़ों तक भेज दिया। ये बेटा यहाँ से फेफड़ों तक भेज दिया जाता है। अब बात समझो कि यहाँ से रक्त बाहर आ रहा है ना, यानी कि ये ऐसा पाइप है, ये ऐसा पाइप है जो रक्त को हृदय से दूर ले जा रहा है ना। तो ऐसा पाइप या ऐसी रक्त नलिका जो हृदय से दूर ले जाए रक्त को, उसको हम क्या बोलते हैं, धमनी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, धमनी। शिरा और धमनी की परिभाषा यही है, और यही आपको याद भी करनी है। कि कोई पूछे शिरा क्या होती है, शिरा ऐसी रक्त नलिका है, ऐसी रक्त नलिका है जो रक्त को हृदय की ओर लाती है। धमनी क्या है, धमनी ऐसी रक्त नलिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, दूर ले जाती है। अब वो ऑक्सीकृत वाला रक्त है या अनाक्सीकृत वाला रक्त है, वो अलग बात है, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना बेटा। तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि ये पाइप जो है अब फिर रक्त को कहाँ ले जा रहा है, फेफड़ों की ओर ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है, क्योंकि इस रक्त में अब ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े मतलब ले लेंगे और बदले में यहाँ पे क्या डाल देंगे बेटा, वो ऑक्सीजन को इसमें डाल देंगे, और वो रक्त बन जाएगा ऑक्सीकृत रक्त। तो ये जो चीज है बेटा, इसका नाम क्या होना चाहिए, धमनी होना चाहिए। और ऐसी धमनी है ये, देखो ध्यान से, जो फेफड़ों से जुड़ी है, तो उसका नाम होता है फुफ्फुस। मैंने बताया था कि देखो यहाँ पर फुफ्फुस वर्ड आया था। फुफ्फुस का मतलब क्या होता है कि एक तरह से फेफड़े होते हैं। तो ऐसी धमनी जो फेफड़ों से जुड़ी है, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। तो ये फुफ्फुस धमनी द्वारा जो अनाक्सीकृत रक्त था वो कहाँ पहुंच जाता है बेटा, फेफड़ों में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा रक्त है वो पूरे शरीर में बेटा क्या होता है, उसका परिवहन होता है।
अब बात समझो, कुछ बातें इसमें और भी हैं। ये जो मैंने पूरी वर्किंग आपको बताई है, आप वीडियो को बार बार देखिएगा और बार बार देखने के बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा। फिर इसको पूरा लिखना है आपको, है ना बेटा, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो, ये जो दो ऊपर वाले चैम्बर थे, कोष्टक थे, ऑरिकल या कहेंगे हिंदी में आलिंद, इन्होंने हर बार क्या किया, रक्त को स्वीकार किया है। और ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, रक्त को पंप कर रहे हैं, बाहर भेजने का काम कर रहे हैं, है ना। तो अब बात समझो कि स्वीकार, जब ये स्वीकार कर रहे हैं तो हमारा हार्ट जो है, आपने सुना उसकी धड़कन होती है, वो मतलब धड़कता रहता है ना। तो दो स्टेप होते हैं, एक होता है संकुचन और एक होता है शिथिलन। ठीक है बेटा। तो जब ये दोनों के दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, शिथिलन कर रहे हैं, है ना। शिथिलन का मतलब होता है रिलैक्स कर रहे हैं, अपने आप को फैल रहे हैं वो। तो जब ये मतलब इनमें रक्त आता है तो ये ऊपर वाले दोनों क्या करते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, शिथिलन कर रहे होते हैं। और फिर जब यहाँ पर रक्त आ जाएगा तो ये आप ऊपर वाले सिकुड़ना शुरू करेंगे, वो एक आप अपने आप को सिकोड़ते हैं, उनमें संकुचन होता है। तो संकुचन की वजह से ही वो रक्त हमारा कहाँ आता है बेटा, आलिंद से निलय में आता है। तो दो वर्ड आपको सीखने हैं, एक का नाम है संकुचन, एक जो मैंने बोला बेटा उसको क्या बोलते हैं, संकुचन बोलते हैं, और दूसरा जो है उसको शिथिलन बोलते हैं। तो शिथिलन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिलैक्सेशन कहते हैं, और इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, है ना। संकुचन मतलब वो चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी। तो जब ये दोनों सिकुड़ेंगे तो सिकुड़ने पर क्या होगा, यहाँ का रक्त यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जब ये दोनों क्या करने वाले हैं, रिलैक्स करने वाले हैं, शिथिलन है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रक्त यहाँ पे बेटा ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात और सुनो कि ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का नाम होता है हिंदी में निलय। इसका काम है कि पंप करेगा, बहुत तेजी के साथ जो है रक्त आएगा, उच्च दाब के साथ आएगा, हाई प्रेशर के साथ आएगा। अब प्रेशर को सस्टेन करने के लिए, उस झेलने के लिए, अगर ये प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो पीछे भी प्रेशर लगेगा उतना ही, है ना। तो उस दाब को झेलने के लिए जो इसकी दीवारें होती हैं बेटा, इसकी दीवारें क्या होती हैं, मोटी होती हैं, है ना। तो ये ध्यान आपको देना क्या है कि जो हमारे निलय होते हैं उनकी दीवारें मोटी होती हैं, और जबकि आलिंद जो है उनकी दीवारें बेटा क्या होती हैं, हमारा पतली होती है। तो ये हमने पढ़ा है कि परिवहन तंत्र की कार्यविधि, कि हमारे शरीर में परिवहन तंत्र कैसे काम करता है। और हमने देखा कि हृदय में वो 2 बार प्रवेश करता है, रक्त क्या करता है, 2 बार प्रवेश करता है। इसलिए जो हमारा ये पूरा परिवहन तंत्र है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, है ना। वो 2 बार जाता है रक्त हमारा, किसमें बेटा, हृदय में। अभी हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो शिरा और धमनी होती हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो बेटा आपको हेडिंग डालनी है, शिरा एवं धमनी में अंतर। बेटा हम देखते हैं कि शिरा और धमनी में क्या अंतर होता है। देखो, पहला अंतर मैंने आपको बताया था कि पहले तो उनकी डेफिनेशन आएंगी, परिभाषा आएंगी। शिरा क्या होती है, मैंने बताया शिरा ऐसी रक्त नलिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय की ओर ला रही हैं। तो पहला अंतर तो ये हो जाएगा कि ये रक्त को बेटा क्या होती हैं, रक्त को हृदय की ओर लाती हैं, हृदय की ओर लाती हैं, हृदय की तरफ ला रही हैं, हृदय की ओर ला रही हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा धमनी की, तो धमनी क्या होती है बेटा, कि ये रक्त को बेटा हृदय से दूर ले जाती हैं, ठीक है, हृदय से दूर ले जाती हैं। ये पहला अंतर हो गया है। अब मैं दूसरे अंतर की बात कर रहा हूं, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, ये जो शिरा हमारी होंगी, शिरा में जो हमारा क्या होता है बेटा, जो रक्त है, यहाँ पे हमने जो पूरा पढ़ा था, ये हमारी शिरा थी। इसमें शिरा में जो रक्त हो कैसा है, ऑक्सीकृत रक्त है। लेकिन जो ये भी क्या थी, ये भी क्या शिरा है ना बेटा, लेकिन इसमें कैसा है, अनाक्सीकृत रक्त। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी शिरा होती हैं उनमें जो रक्त होता है अनाक्सीकृत रक्त होता है, एक के अलावा एक अपवाद है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शिरा में जो रक्त होगा वो ज्यादातर अनाक्सीकृत रक्त होगा, लेकिन एक शिरा ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीकृत होता है, और उस शिरा का नाम होता है फुफ्फुस शिरा। तो दूसरा अंतर क्या हो जाएगा बेटा, कि इनमें जो रक्त होता है वो ज्यादातर कैसा होता है, अनाक्सीकृत रक्त होता है। अनाक्सीकृत का मतलब क्या होगा बेटा, अनाक्सीकृत का मतलब होगा डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन मैं जैसे बता चुका आपको कि आपको अपवाद ध्यान रखना है। अपवाद मतलब एक ऐसी शिरा भी है जिसमें ऑक्सीकृत रक्त होता है, यानी कि यही शिरा सिर्फ ऐसी है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकृत रक्त होता है, बाकियों में नहीं होता है। तो अपवाद क्या हो जाएगा बेटा इसका, फुफ्फुस शिरा। तो ये इसका बेटा अपवाद हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा। और इसी तरीके से अगर मैं धमनी की बात करूंगा
तो धमनी तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगी कि जितनी भी धमनी होंगी उनमें जो रक्त होगा वो हमारा कैसा होगा बेटा, ऑक्सीकृत रक्त होगा, ऑक्सीकृत रक्त होगा। लेकिन एक धमनी ऐसी होगी जिसमें कैसा होगा, अनाक्सीकृत रक्त होगा, और वो धमनी कौन सी है, ये वाली है, ये वाली। देखो इसका नाम क्या था, फुफ्फुस धमनी। ये अकेली ऐसी है जिसमें कैसा है, हमारा अनाक्सीकृत रक्त है। तो बेटा इसका अपवाद भी आपको ध्यान रखना है। अपवाद हो जाएगा क्या इसका, फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। बेटा इंग्लिश में देखो फुफ्फुस को बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी, और धमनी को बोलते हैं आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी। अभी तीसरा अंतर हमें पढ़ना है। देखो जो शिरा होती है बेटा, शिरा का काम क्या था कि ये जो है मतलब रक्त को ला रही थी हृदय की तरफ। तो अब यहाँ से क्या दिक्कत है कि यहाँ पे जो रक्त आता है ना वो बिना दाब के आता है, बिना फोर्स के, बिना बल के आता है। अब ये भी पॉसिबल है कि जब ये आ रहा है, क्योंकि दाब तो यहाँ पर नहीं है ना, दाब नहीं है तो ये रक्त वापस भी जा सकता है ना, तो वापस जाएगा तो ठीक नहीं होगा, तो उसके वापस जो उसका फ्लो है ना, वापस जाने को रोकने के लिए वहां पर एक वॉल्व लगा होता है। तो हमेशा ये होगा, शिराओं में क्या होता है बेटा, शिराओं में लगे होते हैं क्या, वॉल्व। वॉल्व एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसी मशीन होती है जो मतलब एक तरह से जो द्रव बह रहा है उसको वापस जाने से रोकती है। तो यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, वॉल्व लगे होते हैं या वॉल्व होते हैं, वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन पूछे कि क्यों होते हैं वॉल्व, क्योंकि जो रक्त इनमें आता है वो बिना दाब के आता है, बिना प्रेशर के आता है। और अगर मैं बात करूंगा बेटा धमनी की, देखो धमनी ये है यहाँ पर ना, महाधमनी। तो इस धमनी में क्या हुआ था, रक्त जो है वो यहाँ से वेंट्रिकल ने या निलय ने पंप किया था। पंप किया तो मतलब एक दाब है, हाई प्रेशर के साथ रक्त आ रहा है, हाई प्रेशर के साथ रक्त आ रहा है, तो वो दाब ही काफी है उस रक्त को इस दिशा में लाने के लिए। वो दाब इतना ज्यादा है कि रक्त वापस जा नहीं पाएगा, है ना। और यहाँ भी देख लो, ये धमनी यहाँ ले गई थी, लेकिन वेंट्रिकल ने यहाँ भी उसको पंप किया था, निलय ने यहाँ भी उसको पंप किया था। पंपिंग यहाँ पर हो रही है, मतलब एक उच्च दाब मिल रहा है, उच्च दाब की वजह से वो दिशा अपनाप मिल जाती है। तो मतलब जो हमारी धमनी होंगी वहां पर वॉल्व की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना, तीसरा अंतर बेटा वो क्या है कि इनमें जो वॉल्व होते हैं इनमें वॉल्व नहीं होते हैं, वॉल्व नहीं होते हैं। तो हमने बेटा 3 अंतर पढ़े हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ ये रक्त को हृदय की ओर ला रही है, हृदय से दूर ले जा रही है रक्त को। इनमें अधिकतर अनाक्सीकृत रक्त होगा, एक के अलावा, उसका नाम है फुफ्फुस शिरा। और इसमें ऑक्सीकृत रक्त होगा, लेकिन अपवाद यहाँ पर क्या है, फुफ्फुस धमनी। और अगर मैं बात करूं तीसरे की, तो इनमें वोल्व लगे होते हैं। मैंने बताया वोल्व क्यों लगे होते हैं, और यहाँ पर वोल्व की आवश्यकता नहीं होती है। एक अंतर और है बेटा, वो हमें पढ़ना है। देखो नेक्स्ट क्या होगा, अभी मैं आपसे बोल रहा था कि जो शिरा होती हैं, शिरा जो होती है बेटा उनमें दाब नहीं होता है, लेकिन और धमनी में मैंने बताया कि जो रक्त आता है वो एक दाब के साथ आता है, हाई प्रेशर के साथ आता है। ठीक है, अब बात समझो कि यहाँ पर जो ये रक्त आ रहा है तो प्रेशर के साथ नहीं आ रहा है, तो प्रेशर को झेलने की बात नहीं है। तो जो इसलिए इसकी जो दीवारें होती हैं बेटा, इसकी दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं, है ना। तो जो इसकी दीवारें हैं, दीवारें ना कह के बल्कि भित्ति कहूंगा, तो भित्ति कैसी होंगी बेटा, पतली होंगी, भित्ति पतली होती है। और अगर मैं बेटा बात करूंगा धमनी की, धमनी में जो रक्त आ रहा है वो दाब के साथ आ रहा है, उस दाब को झेलना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि दाब इतना ज्यादा हो जाए कि वो यहाँ से ये जो धमनियों फट जाए, है ना। तो उस दाब को झेलने के लिए जो इसकी भित्ति होती है बेटा वो कैसी होती है, मोटी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना बिल्कुल कि इनकी जो भित्ति होंगी बेटा, भित्ति मोटी होंगी, है ना, भित्ति मोटी होती है। और बस एक लास्ट में आपको और ध्यान रखना है कि शरीर में अगर मैं पूछूं ये कहाँ पर पाई जाएंगी, देखो यहाँ पर दाब नहीं है, मतलब है ना, दाब यहाँ पे है नहीं बिल्कुल भी। तो ये जो शरीर में मिलती हैं वो हमारे ऊपरी सर्किट से मिल जाती है, मतलब ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि इसके लिए एक वर्ड आएगा कि ये हमारी कैसी होती है बेटा, सतही होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सतही का मतलब क्या होगा कि आप ऊपर से देखोगे, ऐसे करके पकड़ोगे अपनी नाड़ी को, नब्ज को, तो ये हमारे क्या होंगी, शिरा होंगी। और क्योंकि यहाँ पर ज्यादा क्या होता है, दाब होता है, उस दाब को सस्टेन करने के लिए, नलीफाई करने के लिए, नेगलेक्ट करने के लिए या हटाने के लिए इनकी जो लोकेशन है शरीर में कहाँ पाई जाती है, थोड़ी गहरी, मतलब शरीर के अंदर पाई जाती है ना। तो ये हमारे क्या होंगे बेटा, शरीर के अंदर पाई जाएंगी, अंदर पाई जाती है। तो ये बेटा हमने पढ़ा है कि परिवहन क्या होता है और हृदय और ये सब कुछ मिलकर किस तरीके से काम
करते हैं। अभी बस एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, वो हमें देखना है कि जो पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें परिवहन कैसे होता है। तो बेटा हेडिंग लिखिए पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन का मतलब समझो कि आपने 9th क्लास में पढ़ेंगे ऊतक। पादपों में परिवहन किस किस चीज का होता है पहले ये देख लेते हैं। बेटा कुछ तो गैस होंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, है ना। अब ऑक्सीजन की जरूरत होती है प्लांट को, पादप को मतलब पेड़ पौधों को मतलब शोषण के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है उसको किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब गैस का परिवहन होगा या गैस का आवागमन होगा वो पत्तियों के द्वारा होगा, है ना। जो पत्ती होती है उसमें छिद्र होते हैं, स्टोमेटा कहते हैं उसको, तो उसी के द्वारा जो गैस है उनका आवागमन होता है। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है प्लांट्स को, पौधों को, तो वो पत्तियों के द्वारा उनके शरीर में अंदर प्रवेश कर जाती है और बनता है वहां पर प्रकाश संश्लेषण के बाद ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। वो ऑक्सीजन फिर दोबारा पत्तियों से बाहर निकल जाती है। इतना हो गया है। अभी दूसरी बात हो रहा है कि पादपों में एक चीज का परिवहन और होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेटा एक तरह से जल बोलते हैं, क्योंकि पौधों को जल की बहुत आवश्यकता होती है। अब जल जो है, बात समझो कि जल है, जल बेटा वो हमारा कहाँ पर होता है, मिट्टी में। हम जो पौधों को जब पानी देते हैं तो मिट्टी में जल को मिलाते हैं, और मिट्टी में जो हमारे लवण होते हैं वो आपस में मतलब घुल जाते हैं, तो वहां पर वो एक मिश्रण बन जाता है जल प्लस लवण का। यानी कि ये क्या बन गया है, जल प्लस लवण बन गए हैं। हाँ, अब जब ये पूरा घोल बन जाता है तो जो क्या होती है बेटा, पौधों की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उनके बाल होते हैं, रूट हेयर कहते हैं उनको, तो वो उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो जड़ जो है बेटा उसको क्या कर लेंगी, अवशोषित करेंगी। अवशोषित जब कर लेंगी उसको, अब यानी कि जो ये जल और लवण का मिश्रण है वो कहाँ पहुंच गया है, जड़ों में पहुंच गया है ना। लेकिन जड़ों, अब इसकी जरूरत क्या है, जल और लवण की आवश्यकता प्लांट के हर एक पार्ट को है, यानी कि इसको ऊपर तक जाना है। अब इसको ऊपर तक ले जाने के लिए बेटा, यहाँ पर ऊपर तक ले जाने के लिए यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, वहां पर आएगा जाइलम। जाइलम क्या होता है, जाइलम एक ऊतक है, टिश्यू है ना। प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर कुछ ऊतक पाए जाते हैं, कुछ पाइप होंगे मतलब, और उनमें से एक होते हैं जाइलम। जाइलम का काम होता है जल और लवण को जड़ों से पौधों के ऊपरी भाग तक लाना, है ना बेटा। तो जल और लवण का पौधों की जड़ों से, और जो पौधों के बेटा ऊपरी भाग थे वहां तक जब उनको ले जाया जाता है जाइलम के द्वारा, इस पूरी प्रक्रिया को बेटा आप ध्यान देना प्लीज, एक नाम देते हैं एसेंट ऑफ सेल। उसको क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सेल। इंग्लिश और हिंदी में सेम नाम दिया गया है ना। तो आपको पूछे कि एसेंट ऑफ सेल क्या है, तो बता देना है कि जब जाइलम ऊतक जल और लवण के मिश्रण को जड़ों से पौधों के ऊपरी भाग तक ले जाते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम एसेंट ऑफ सेल कहते हैं। दूसरा बेटा, दूसरा जो परिवहन होगा, अभी हमने बताया कि जल जो है वो पत्तियों तक आ गया है। अब ऊपरी भाग का मतलब पत्ती होती है, जल जब वहां तक पहुंच जाएगा तो वहां पर होगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जल जो है वो कच्चा माल का कार्य करता है। दो कच्चे माल थे फोटोसिंथेसिस में या प्रकाश संश्लेषण में, एक का नाम था कार्बन डाइऑक्साइड, एक का नाम था जल। अब जल पहुंच जाएगा, तो जल जब पहुंच जाएगा बेटा तो उससे भोजन बन जाएगा, है ना। तो मैं क्या बताया था कि भोजन बन गया है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जब भोजन बन जाएगा तो भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है ना बेटा। भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में। अब पत्तियों में भोजन बना है, लेकिन भोजन की आवश्यकता प्लांट के या पौधों के हर एक भाग को होती है। तनों को भी चाहिए भोजन, जड़ें हैं उनको भी चाहिए भोजन। तो अब भोजन को पत्तियों से अन्य भाग तक ले जाना पड़ता है, अन्य भाग तक ये जाएगा। तो उसको ले जाने के लिए बेटा एक ऊतक आएगा, एक दूसरा टिश्यू आएगा, और उसको बोलते हैं हम फ्लोएम। उसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम। तो यानी कि दो टिश्यू हैं, दो ऊतक हैं, एक का नाम है जाइलम और बेटा एक का नाम है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है, भोजन को पत्तियों से पेड़ पौधों के अन्य भागों तक ले जाना। जाइलम का काम क्या होता है, जल और लवण को जड़ों से और जो ऊपरी भाग है पेड़ के वहां तक ले जाना। तो जब फ्लोएम भोजन को अन्य भागों तक ला रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को बेटा ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। एसेंट ऑफ सेल किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। तो इस तरीके से हम पादपों में परिवहन को पढ़ सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो जल गया था जड़ों से पत्तियों तक, उसका मुश्किल से 2 या 4% ही ऐसा होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए यूज होता है, प्रयोग में किया जाता है। बाकी 90% से ज्यादा जल जो है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों के द्वारा बाहर आ जाता है वाष्प के रूप में।
उसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, और इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो बेटा ये टॉपिक था हमारा, हमने इसमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है, इसको हिंदी में हम वहन कहते हैं या परिवहन कहते हैं। और बेटा आपको कैसा लगा, आपके सुझाव है कुछ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना ख्याल रखिए, आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।